नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक प्राचीन दुर्ग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है ये दुर्ग मेवाड़ी वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की भावना का प्रतीक है, जो कि समुद्र की सतह से लगभग 1800 फुट ऊंचा और 3 मील लंबा है और लगभग आधा मील चौड़ा है। इस दुर्ग में बस्तियां, मंदिर, महलों और के जो भग्नावशेष दिखाई देते हैं। इसमें जलाशय और खेती योग्य भूमि भी थी, ताकि शत्रुओं द्वारा दुर्ग घेर लेने पर खाद्य सामग्री का अभाव न रहे। ये एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिकता और उसके निर्माण के बारे में जो इसके जो निर्माता है उसके बारे में भी प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। और जनश्रुति के अनुसार ये किला जो है वो महाभारत काल में भी विद्यमान था। उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर पता चलता है कि इसका संबंध मौर्यवंशी शासकों से था। मेवाड़ के ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है और बाद में ये चित्तौड़ कहा जाने लगा। 738 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित करके किले पर अधिकार कर लिया और फिर मालवा के परवान राजा मुंज ने इसे गुहिल वंश से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं-10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का अधिकार रहा और बाद में 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया। तो 12वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर फिर से गुहिल वंश का अधिकार हो गया। तो वस्तुतः चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए जितने युद्ध लड़े गए उतने शायद ही किसी अन्य दुर्ग के लिए लड़े गए हों। इस दुर्ग पर अधिकांशतः मेवाड़ के गुहिल राजवंश का ही आधिपत्य रहा, लेकिन फिर भी विभिन्न कालों में यह मौर्य, प्रतिहार, परमारों, सोलंकी, खिलजी, सोनगढ़े चौहानों और मुगल शासकों के अधीन भी रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 इतिहास प्रसिद्ध साके हुए हैं, युद्ध हुए हैं। पहला साका जो 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। चित्तौड़ के रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज़्र खां को ये राज्य सौंप दिया। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह जो था उसने भी चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किए और बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ के इस मजबूत दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। 1534 ईस्वी में वह अपने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा और दुर्ग को घेर लिया और अधिकार कर लिया। इस समय यहाँ का शासक विक्रमादित्य था और ये युद्ध जो है वो इतिहास में चित्तौड़ के दूसरे साके के नाम से फेमस है। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 ईस्वी में हुआ, जब मुगल बादशाह अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई की। इस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था। अकबर के इस आक्रमण का जो प्रमुख कारण था वो राजपूताना के सर्वाधिक जो शक्तिशाली दुर्ग है चित्तौड़, उस पर वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और मालवा और गुजरात के मार्ग में अवस्थित होने के कारण ये दुर्ग जो है वो अपना सामरिक महत्व भी रखता था। चित्तौड़ दुर्ग की खंडहर जो है वो राजपूत वीरांगनाओं के जौहर की धधकती हुई ज्वाला के साक्षी हैं। ये जौहर कुंड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया और दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णावती के नेतृत्व में 8 वर्ष 1534 ईस्वी में हुआ। और तीसरा जौहर जो है वो राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय में 1568 में पत्ता शिशोदय की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में ये जौहर किया गया। तो ये जौहर कुंड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसके अलग अलग तरीके से ये व्यू है। चित्तौड़ किले का स्थापत्य किस तरीके का है? जो पूरा किला है, जो दुर्ग है, वो चारों ओर मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है तथा उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग और 7 द्वार बने हुए हैं। महाराणा कुमार ने सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त बनाया और संपूर्ण प्राचीर और द्वारों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके चेंजेस करके उनमें और नए तरीके से उनको बनवाया।
दुर्ग पर जाने के लिए मार्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। और जो इसमें दुर्ग का पहला द्वार है उसे पार्डन पोल कहा जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पार्डन पोल फर्स्ट द्वार है इस किले में एंट्री करने के लिए। इस द्वार के बाहर एक वर्गाकार चबूतरे पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, जो 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए इसी पाटन पोल के पास मारे गए थे। पाटन पोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा भैरव पोल है और इसका नाम देसूरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया है, जो 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध करते हुए मारे गए थे। इस द्वार के पुनर्निर्माण का कार्य महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। भैरव पोल के पास ही दाहिनी ओर दो छतरियां बनी हुई हैं, जो वीर जयमल राठौर, जो जयमल थे वो बंदौर के राजा थे, तथा जयमल के कुटुंबी कल्ला की है। ये दोनों वीर 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दुर्ग के तीसरे प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ही हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान पोल से आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। ये इस तरीके से ये गेट बने हुए हैं, इसके पास ही गणेश जी का मंदिर है। और उसके बाद दुर्ग का पांचवा द्वार जोड़ला पोल है। ये द्वार छठे द्वार के बिल्कुल पास होने की वजह से इसे जोड़ला पोल भी कहा जाता है। दुर्ग का छठा द्वार लक्ष्मण पोल है और इसके पास ही लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये जो नीचे वाला देख रहे हैं हम। इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवार से इस प्रकार जोड़ा गया है कि बिना इन दीवारों को तोड़े दुर्ग में प्रवेश करना असंभव है। इनसे आगे राम पोल है, यहाँ से दुर्ग की समतल स्थिति शुरू होती है। ये पोल दुर्ग का सातवां और अंतिम द्वार है और इसके पास ही भगवान राम का मंदिर है। रामपुर में प्रवेश करते ही सामने चबूतरे पे सिसोदिया पत्ता का स्मारक दिखाई देता है, जो 1568 में अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर मारे गए थे। इसके थोड़ा आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है। इससे आगे बनवीर द्वारा निर्मित नवलखा भंडार, तोपखाने का दालान, पुरोहितों की हवेलियां, भामाशाह की हवेली और श्रृंगार चवरी का मंदिर आता है। श्रृंगार चवरी से आगे त्रिपोला द्वार आता है, जहाँ पास में ही कुंभा के महल है। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुंभा महल है। अलग अलग तरीके से इसका व्यू है। ये महल संभवतः प्राचीन थे, जिन्हें कुंभा ने नवीन रूप दिया था। कुंभा के महलों में राजमहलों का चौक, बाण माता का मंदिर, कुंभा के जनाना और मर्दाना महल, शिलेखाना, राजकुमार के महल, सभा भवन ये बने हुए हैं। त्रिपोला द्वार के आसपास दो बुर्ज बने हुए हैं। इसके बाद एक खुला मैदान आता है जहाँ हाथी खाना बना हुआ है। कुंभा के महलों में गवाक्ष और खंबे, दालान की छत को रोकने की विधि, राजमहलों को जोड़ने वाले सक्रिय मार्ग, छोटे दालान आदि में उस समय के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं दिखाते हैं। कुंभा के महलों के आगे कुंभशाम का मंदिर आता है, जो 6ठी शताब्दी का है तथा महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये जो लेफ्ट में फर्स्ट वन देख रहे हैं आप, ये कुंभशाम का मंदिर है। मंदिर के सभा मंडप में विशाल 20 स्तंभ बने हैं तथा एक शिला पट्टिका पर कृष्ण लीला की झांकी उत्कीर्ण है। मंदिर के बाहरी भाग पर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, जिसमें गरुड़गामी विष्णु की प्रतिमा और 16 हाथी वाली त्रिलोकी मोहन की प्रतिमा है। पीछे की तरफ दीवार में घंटा है, करणी, शिव और हस्ती आदि की प्रतिमाएं हैं। कुंभशाह मंदिर के पास ही छोटे दो मंदिर हैं। इनमें से एक को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है और दूसरा जैन मंदिर है। जैसा सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मीराबाई का मंदिर है। इस मंदिर में जो जैन मंदिर है उसमें गुजरात की दक्षिण कला स्पष्ट दिखती है। और यहाँ से आगे बढ़ने पर गौमुख कुंड है और उसके पास त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। ये जो मंदिर है वो 13वीं शताब्दी की स्थापत्य कला और मूर्ति कला की सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, विजय स्तंभ पीछे की तरफ दिख रहा है और ये जो नीचे सीढ़ियां जहाँ जा रही है नीचे की तरफ, यहाँ पर गौमुख कुंड है। इस मंदिर के पास 9 मंजिल का विशाल विजय स्तंभ है और जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है और ये अपने शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कितना विशाल विजय स्तंभ है। यह स्तंभ 120 फीट ऊंचा है और महाराणा कुंभा ने इसे मांडू विजय यानी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1440 में इसका निर्माण करवाया और जिसकी प्रतिष्ठा 1448 ईस्वी में हुई। इस विजय स्तंभ की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें
अनेक हिंदू देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, अर्धनारीश्वर, दिक्पाल तथा रामायण और महाभारत के पात्रों और विष्णु के प्राय सभी अवतारों की अत्यंत सजीव और कलात्मक देव प्रतिमाएं इसमें उत्कीर्ण है। और इस स्तंभ की प्रत्येक मंजिल पर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये बहुत सुंदर दिखता है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली आती है और जिसमें बने हुए कमरे, बरामदे आदि हिंदू स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं और इसकी छतों में मुस्लिम शैली दिखाई देती है। हवेली के आगे ही पद्मिनी महल है। जैसा कि आप लेफ्ट में पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है वो पद्मिनी महल है। और कालिका माता का मंदिर आता है जो नीचे की तरफ है, जो पहले सूर्य मंदिर था जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। यहाँ से दुर्ग के एक छोर पर पहुंच जाते हैं, यहाँ तक जब आते आते, और फिर यहाँ से जब वापस मुड़ते हैं दाहिनी ओर रास्ते पर, तो वहाँ एक जैन कीर्ति स्तंभ आता है, जैसे कि राइट पिक्चर में आप देख रहे हैं। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है और अनुमानतः इसका जो निर्माण है वो बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था। इस स्तंभ की दक्षिण कला जो है वो गुजरात की दक्षिण कला की जैसी ही दिखाई देती है। इसी मार्ग पर लक्ष्मण जी का मंदिर, नीलकंठ का मंदिर, अन्नपूर्णा तथा कुकड़ेश्वर का मंदिर और कुंड, रतन सिंह के महल आदि दर्शनीय स्थल इसी रूट पे आते हैं। तो इन महलों और मंदिरों में पश्चिमी भारतीय स्थापत्य शैली दिखाई देती है और साथ में मुस्लिम स्थापत्य शैली भी दिखाई देती है। दुर्ग के भीतर अपरिमित और अथाह जलराशि वाले अनेक कुंड और जलाशय हैं। मैंने कुछ पिक्चर के माध्यम से बताए हैं। दुर्ग के जो उत्तरी हिस्से में रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, मध्य भाग में गौमुख नामक झरना, ये जैसा दिख रहा है आपको सबसे ऊपर गौमुख झरना, हाथी खून तथा जयमल और पत्तक की हवेलियों के पास भीमलत नामक तालाब, ये जो सेकंड वन है ये भीमलत तालाब है। पाटनपोल दरवाजे के बाहर महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झालीबाव, राजटीला नामक स्थान पर पहाड़ी के छोर पर बना चित्रांग मोरी तालाब, ये जलापूर्ति के मुख्य सोर्स थे। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर लास्ट पिक्चर देख रहे हैं ये तो पद्मिनी महल का है, जो भी ये भी एक तालाब के अंदर ही है। तो इस तरीके से दुर्ग के अंदर बहुत सारे कुंड और जलाशय थे, तो पानी की कहीं कमी नहीं थी। दुर्ग में विद्यमान जो फतेह प्रकाश महल है, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है, जिसमें अनेक कलात्मक देव प्रतिमाएं और अलंकृत पाषाण संपदा, बहुत सारी पुरा सामग्री इसमें संग्रहित है। तो इस प्रकार ये जो चित्तौड़ का गिरि दुर्ग है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। 1303 ईस्वी के पूर्व वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था, सभी लोग दुर्ग के अंदर ही रहते थे। लेकिन दुर्ग पर जब मुसलमानों का अधिकार हो गया तो उसके बाद लोगों ने किले की तलहटी में बसना शुरू कर दिया। नीचे की तरफ जो किले का नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। तो इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है और अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के कारण राजस्थान में ही नहीं अपितु समस्त भारत में ये दुर्ग अपना विशेष स्थान रखता है। तो आज हमने राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का अध्ययन किया और इसके बाद अन्य और दुर्गों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।